तो चलिए, आपको आवाज ऑडियो तो क्लियर थी ना? हाँ सर। ऑडियो क्लियर थी, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इसी बहाने इन दो लोगों को जो है, ये कौन है, दो लोग, जरा इनका भी हालचाल भी बोलिए। कौन है? अंकित वर्मा, आयुष शुक्ला, प्रियांशी सिंह। आप में से हर कोई 8:30 8:35 तक लॉग इन कर लो, वरना बीच बीच में मैं कोई यही सब रोक करके रोकना पड़ेगा। टाइम पे लॉग इन कर लिया करिए आप क्लास में। मैं 8:30 पे सेशन शुरू कर देता हूँ। चलिए, क्लाउड के बारे में आज का हमारी स्लाइड का जो टॉपिक है, हमने आपको जो है बिग डेटा बता दिया था कि बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, आईओटी क्या चीज होती है, इंटरनेट, वस्तुओं का इंटरनेट, जिसमें जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबको कंप्यूटर की तरह ही स्मार्ट बनाया जाएगा और उनको उनसे कंप्यूटिंग करवाई जाएगी, कैलकुलेशन करवाई जाएगी, एज वेल एज उनको कंप्यूटर की तरह नेटवर्क में कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए यूज किया जाएगा। तो आज जितनी भी वस्तुएं बनती हैं, जैसे मोबाइल है, स्मार्टफोन है, स्मार्ट वॉचेस है, हमारे कार वगैरह हैं, उसके अंदर एसीज हैं, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर वगैरह हैं, इन सब को जो है इतना स्मार्ट बनाया गया है कि वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं। तो इस तरह के नेटवर्क को आईओटी कहते हैं। इसके बाद हमने आईओटी के फायदे नुकसान देखे। बिग डेटा में बड़ी कंपनियां जो है वो अपना डेटा जो है वो कंप्यूट करती हैं और उसके अंदर की सर्विसेज जो है वो लेती हैं। बिग डेटा से लार्ज क्वांटिटी में डेटा को मैनेज, स्टोर और एनालाइज किया जाता है। आज बारी है क्लाउड कंप्यूटिंग की। कल पिछली क्लास में जो है हमने यहाँ पे छोड़ा था आपका कि क्लाउड कंप्यूटिंग, ये बिग डेटा के क्या क्या फायदे हैं। तो आज क्लाउड कंप्यूटिंग की बारी है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, इसी को देख रहे हैं कि क्लाउड जो है, क्लाउड माने होता है बादल, कि क्लाउड वेदर कैसा है, या क्लाउड क्या, क्लाउड का मतलब क्या होता है। तो अगर हम कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो क्लाउड जो है वो इंटरनेट का दूसरा नाम होता है। इंटरनेट में दूसरा नाम किस चीज का है? ये जो WWW होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसको भी क्लाउड कहते हैं। तो क्लाउड में क्या होता है कि जब टिम बर्नर्स ली ने ये इंटरनेट बनाया था, उसके ऊपर टिम बर्नर्स ली ने जब WWW बनाया था, इंटरनेट नेटवर्क के ऊपर चलने वाला ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो उस ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम में सर्वर रखे गए। उन सर्वरों को आपस में हाइपरलिंक फॉर्मेट में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया। इसीलिए इंटरनेट पे कोई भी जानकारी एक जगह से दूसरी जगह, अगर आप गूगल खोलते हैं तो गूगल से इन सबको फटाफट कनेक्ट करके किसी के भी बारे में इंफॉर्मेशन ले ली जाती है, क्योंकि गूगल सर्च इंजन है। आप जब कभी भी कोई चीज इंफॉर्मेशन सर्च कराते हो तो फटाक से सर्च इंजन खोलते हो और सर्च इंजन से किसी भी जगह पे सर्च करके फटाक से वहां कनेक्ट कर लिया जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि ये सारे जितने भी इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर्स हैं, ये सब आपस में हाइपरलिंक फॉर्मेट में इंटरनेट पे रखे गए, यानी इंटरनेट क्लाउड में रखे गए। दूसरी विशेषता क्लाउड की ये होती है, इंटरनेट क्लाउड की, कि इसमें मौजूद इंफॉर्मेशन को कोई भी, अब जैसे मान लीजिए आपने ये इंटरनेट कनेक्ट, मान लीजिए ये इंटरनेट है और ये इंटरनेट ऐसे बना हुआ है, तो आपको इंटरनेट कैसे मिलेगा? आप तो घर पे बैठे हो, ये मान लीजिए मेरा होम पीसी है, तो होम पीसी घर पे बैठ करके आप अपना ब्राउजर खोले हो, तो आपको जो है, ये 8:50 पे लॉग इन कर रहे हैं। मैं हेलो, ये सुष्मिता यादव जी, आप 8:50 पे लॉग इन कर रही हैं? 8:30 बजे की क्लास में 8:50 पे लॉग इन कर रहे हैं ये? तो क्या है कि हमारे पास जो पीसी है, हमारे पास जो घर में पीसी है वो सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क से पहले कनेक्ट किया जाता है। तो ये हमारा आईएसपी हो गया। आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर जो कि इंटरनेट कनेक्शन देता है, ये इस इंटरनेट क्लाउड से कनेक्ट रहता है और ये हमको जो है कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ये मेरा होम पीसी है, अगर होम पीसी, तो इंटरनेट क्लाउड इस तरह से काम करता है कि होम पीसी में को मेरे आईएसपी के द्वारा इंटरनेट से कनेक्ट किया जाता है और हम घर में बैठे इन इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेते हैं। तो इन पीसीस को, तो ये पीसी तो चौबीसों घंटे अवेलेबल रहते हैं। ये पीसीस जो इंटरनेट क्लाउड पे हैं, इनके अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन, इनके अंदर की अवेलेबिलिटी 24/7 365 डेज होती। लेकिन मैं अपने पीसी को जो है
वो बंद कर देता हूँ, कुछ देर इस्तेमाल किया, ऑफिस में है, होम पीसी या ऑफिस के पीसीज हैं, इनके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही एक्सेस होती है, उसके अंदर एक लिमिटेड टाइम पे ही काम किया जाता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि यूजर जो है वो अपने रिसोर्सेस को 24/7 अवेलेबिलिटी एनीवेयर, दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर ले? तो क्लाउड, इंटरनेट कंप्यूटरों का सहारा लिया जाता है। इंटरनेट पे जो क्लाउड बना हुआ है, जिसको www क्लाउड कहते हैं, इस पे जो है इंफॉर्मेशन जितनी भी अवेलेबल है वो जो है 24/7 साल के 365 डेज अवेलेबिलिटी उसकी होने की वजह से अगर यूजर ये चाहे तो वो भी अपनी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट सर्वर पे, इंटरनेट के सर्वर की अवेलेबिलिटी के जैसा ही वो भी एक ऐसा एनवायरनमेंट एक्सेस कर सकता है जिसमें वो अपने काम की जानकारियां, अपनी एप्लीकेशन रख देगा और उसको रिमोट यानी दूर से बैठ करके कभी भी कहीं पर भी एक्सेस कर सकता है। तो अगर एक सामान्य यूजर, आप एक सामान्य यूजर है लेकिन इंटरनेट पे ये जो लोग हैं इनकी अवेलेबिलिटी 24/7 है, तो क्यों ना जो अवेलेबिलिटी और फीचर्स इनको उपलब्ध है वो एक होम यूजर को क्यों नहीं उपलब्ध हो सकते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग का कहना यह है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास अगर कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, कुछ हार्डवेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, या आपके पास कोई एप्लीकेशन है, उसकी अवेलेबिलिटी भी आप अपने कंप्यूटर से इनके ऊपर रख सकते हैं, इन क्लाउड सर्वरों पे रख सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आपने अगर अपना कंप्यूटर बंद भी कर दिया होगा तो जो कि इंफॉर्मेशन क्लाउड सर्वर पे है, ये सर्वर क्लाउड सर्वर्स कहलाते हैं, इनमें से किसी भी क्लाउड सर्वर के ऊपर आप अपनी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, लेकिन केवल उन्हीं सर्वरों पे रख सकते हैं क्लाउड पे जिनको कि इसको उपलब्ध करने की, इनको अवेलेबिलिटी उसकी आपके पास एक्सेसिबल हो। तो इनमें से किसी भी क्लाउड को इस्तेमाल करके ऐसे क्लाउड सर्वर्स जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग करने की परमिशन यूजर को देते हैं, उनका क्लाउड उधार लेकर के या रेंट पे लेकर के उसको, उसके सब्सक्राइबर बन करके आप भी क्लाउड कंप्यूटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। अगर एक बार आपने अपने कंप्यूटर के रिसोर्सेस को क्लाउड पे रख दिया तो उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो हमेशा के लिए हो जाएगी। अवेलेबिलिटी क्लाउड पे यूजर की हमेशा के लिए हो जाएगी, जिससे उसको कभी भी 24 घंटे साल के 365 दिन कहीं से भी वो एक्सेस कर सकता है। और अगर वो दुनिया के दूसरे कोने में भी बैठा है तो उसने जो फाइलें, फोल्डर्स बनाए हैं या जो एप्लीकेशन बनाई है, जो वेब पेज बनाया है, वो उसको हमेशा अवेलेबल रहेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग का ये कहना है। तो क्लाउड क्या होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें नेटवर्क और रिसोर्सेस को कहीं पर भी और कभी भी दूरस्थ स्थानों पर भी उपलब्ध रहता है वो रिसोर्सेस, और यूजर को सर्विस मिलती रहती है, जैसे डेटा स्टोर करना या एप्लीकेशन सर्विसेज का। तो क्लाउड टर्मिनोलॉजी रिफर्स टू इंटरनेट। क्लाउड टर्मिनोलॉजी जो होती है वो इंटरनेट को इशारा करती है, इंटरनेट की ओर इंगित करती है, और ए नेटवर्क विच कैन बी प्रेजेंट इन रिमोट लोकेशंस, या फिर किसी ऐसे नेटवर्क को की ओर इशारा करती है जो बहुत दूर दूर तक लगा रहता है, यानी उसकी पहुंच बहुत दूर तक होती है। इट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क। अगर आपने क्लाउड लिया है तो क्लाउड जो है दो प्रकार का होता है, प्राइवेट और पब्लिक, और उसमें मौजूद सर्विसेज को पब्लिकली एज वेल एज प्राइवेटली भी एक्सेस किया जा सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स ऑनलाइन डेटा स्टोरेज। एक्चुअली क्लाउड का मतलब होता है इंटरनेट और इंटरनेट का मतलब होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन ये जानकारी उपलब्ध हो, इंटरनेट पे वो जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन फैसिलिटीज। तो क्लाउड पे एक्चुअली में अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग लेते हैं तो आपको कौन कौन सी ऑनलाइन सर्विसेज मिलेगी? एक, डेटा स्टोर करने की, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप गूगल ड्राइव होता है तो गूगल ड्राइव जो है, गूगल ड्राइव एक्चुअली में गूगल का क्लाउड है, और उसमें जो गूगल ड्राइव है, गूगल के बहुत सारे एप्लीकेशन होता है। एक का नाम गूगल मेल यानी जीमेल है, एक का नाम गूगल ड्राइव यानी गूगल, उसमें गूगल की आप अपने फाइल्स, फोल्डर्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को अपलोड कर लेते हैं। इसके अलावा गूगल डॉक्यूमेंट भी है जिसमें आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की तरह वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वाली इंफॉर्मेशन और उसमें कुछ टाइपिंग वगैरह का काम भी कर सकते हैं। गूगल कोई एक सर्विस नहीं देता है। अगर आपने जीमेल से लॉगिन किया हो कभी, तो जीमेल पे एक जगह पे एप्लीकेशन विंडो छोटी सी बन के आती रहती है, और उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे
तो आपको दर्जनों किस्म की सर्विसेज दिखाई देंगी कि गूगल कौन कौन सी सर्विसेज हमको देता है। तो गूगल ने भी अपना क्लाउड बना रखा है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, इन सब ने अपना क्लाउड बना रखा है, लेकिन इनमें से कुछ कंपनियां अपना क्लाउड उधार देती हैं और कुछ कंपनियां जो है वो अपने यूजर को, सब्सक्राइबर को क्लाउड नहीं देती। अब फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम जीमेल पे देखिए गूगल कौन कौन सी सर्विस देता है, ये सब गूगल की सर्विस है। गूगल सर्च, गूगल प्ले, प्ले स्टोर, और जो है ये गूगल ड्राइव है, गूगल कैलेंडर है, गूगल ट्रांसलेट, गूगल डुओ, गूगल शॉपिंग, गूगल कैलेंडर, गूगल चैट, सब है इसके पास। तो जब हम गूगल ड्राइव के ऊपर क्लिक करते हैं तो गूगल ड्राइव से गूगल ड्राइव की फैसिलिटी आपको मिलने लगती है। तो ये एक्चुअली में जो गूगल ड्राइव है, ये फाइल स्टोरेज है गूगल का, जिसमें फाइल स्टोर करने का काम गूगल के सर्वर पे रेंट, गूगल का सर्वर जो है वो आप अपने सर्वर पे फाइल स्टोर करने की सुविधा केवल देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशन की फैसिलिटीज आपको परचेस करनी पड़ती है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए यूजर अपनी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट सर्वरों में रख करके कहीं से भी उसको एक्सेस कर लेता है। इस कंप्यूटिंग को क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। तो इंटरनेट पे भी ये सर्विस यूजर के लिए उपलब्ध हो गई है। कई बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को रेंट पे यानी उधार देती हैं। जैसे हम अमेजोन की बात करें, गूगल तो देता ही है। गूगल की ड्राइव जो आप यूज कर रहे हैं, गूगल ड्राइव, ये इसका एग्जाम्पल है कि गूगल ड्राइव अपना, ये गूगल ड्राइव है। तो जब आप गो टू ड्राइव पे जाते हैं, मान लीजिए आपको गूगल ड्राइव इस्तेमाल करना है, तो आपने अपने यूजर से लॉगिन करते हैं। यूजर से लॉगिन करने के बाद पासवर्ड देते हैं, और पासवर्ड देने के बाद आप अपनी फाइल सर्विसेज को इस्तेमाल करने लगते हैं, यानी फाइलें अपलोडिंग, डाउनलोड करना। गूगल ड्राइव से ही आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, गूगल ड्राइव है। तो एक्चुअली में गूगल ड्राइव, गूगल का, जैसी फाइल अपलोड करना है तो फाइल आप अपलोड कर सकते हैं, फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल डॉक्स है, गूगल शीट्स है, गूगल स्लाइड्स है, एंड गूगल फॉर्म्स है। इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो गूगल ड्राइव पे आप रख सकते हैं। अपने हर एक जीमेल अकाउंट के साथ गूगल ड्राइव जो है वो अटैच की जा सकती है। तो आपको गूगल ड्राइव पे लॉगिन करने के लिए या उस पर परमिशन लेने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो आपका जीमेल अकाउंट होता है, उसी अकाउंट से गूगल ड्राइव पे भी लॉगिन किया जा सकता है। तो ये सर्विस का फायदा आप फ्री में उठाते हैं। लेकिन इसके अलावा गूगल आपको और कोई डॉक्यूमेंट भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी एप्लीकेशन गूगल पे अगर रखवाने लगेंगे तो आपको गूगल का जो क्लाउड है उसको वो पेड सर्विस होती है। इसके अलावा गूगल के अलावा अमेजोन जो है वो भी अपना क्लाउड जो है वो उधार देता है। इस सर्विस का नाम है अमेजन वेब सर्विस। ये है AWS, इसको अमेजन वेब सर्विस कहते हैं। ये 12 महीने तक आप इसके अंदर फ्री सर्विसेज उठा सकते हैं। इसके अंदर आप अपना हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर उधार ले सकते हैं, गूगल अमेजोन का। अमेजोन से कंप्यूटर उधार ले सकते हैं। उसके कंप्यूटर पे उधार लेने के बाद एक कंप्यूटर बना करके इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट पे अवेलेबिलिटी अमेजोन की 24/7 है, क्योंकि अमेजन के कंप्यूटर कभी बंद नहीं होते। तो अमेजन ने एक अपना बहुत बड़ा क्लाउड बना रखा है, और इन क्लाउड नेटवर्क पे वो आपका डेटा रख देगा, उससे आप क्लाउड उधार ले लीजिए। तो आपकी जो भी कंप्यूटिंग नीड है, मान लीजिए आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर उस वेबसाइट को आपने अपने कंप्यूटर में रखा तो केवल आप ही के कंप्यूटर में वो दिखाई देगी। तो क्यों ना उसकी अवेलेबिलिटी अक्रॉस द वर्ल्ड कर दी जाए, उसको इंटरनेट पे डाल दी जाए। लेकिन इंटरनेट पे डालने के लिए इंटरनेट सर्वर की जरूरत पड़ेगी। तो एक साधारण यूजर जो घर में बैठा हुआ है वो इंटरनेट पे सर्वर कैसे बनाएगा? वो तो बहुत ही महंगा काम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लगेगा। तो क्यों ना इनमें से किसी की इनमें ये जो गूगल और जो है अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट है, इन बड़ी कंपनियों का क्लाउड उधार ले लिया जाए। तो इसके जरिए, इस क्लाउड कंप्यूटिंग के एनवायरनमेंट के जरिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए आप इसको देखिए, अमेजोन का अगर आप फ्री टियर ले रहे हैं तो यहाँ से क्रिएट ए फ्री अकाउंट करेंगे, और फ्री अकाउंट बनाने के बाद आप इसके अंदर जो है जा करके आप अलग अलग तरह की सर्विसेज ले सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज ले सकते हैं। इसमें साइन अप करना पड़ता है। यहाँ पे बनाएंगे आप पूरा अकाउंट, और इसके अंदर जा करके आप अपने लिए फाइल स्टोरेज बना सकते हैं, इसके अंदर सर्वर ले सकते हैं, उसके अंदर कोई एप्लीकेशन डेवलपमेंट ले सकते हैं, जावा इंस्टॉल कर सकते हैं उस कंप्यूटर में। पहले तो आपको एक कंप्यूटर बनाना पड़ेगा, सर्वर लेना पड़ेगा,
और सर्वर लेने के बाद आप उसके अंदर अपना एप्लीकेशन वगैरह रख सकते हैं। तो कौन कौन से प्रमुख क्लाउड इस वक्त अवेलेबल है? देखिए, सबसे बड़ा क्लाउड है गूगल का, गूगल क्लाउड हो गया। अमेजोन हो गया, अमेजोन का क्लाउड जो है केवल 1 साल तक आपको फ्री में मिलेगा और उसके बाद आपको जो है उसका पेमेंट करना होगा। उसी तरह गूगल क्लाउड जो होगा, तो गूगल के क्लाउड पे अगर आप सर्विस अपनी कुछ भी रखना चाहें, कुछ भी उसको इस्तेमाल करना चाहें अपने कंप्यूटर के जैसे, जैसे आप अपने कंप्यूटर पे कुछ भी उठा के रख लेते हैं, वैसे ही इनके कंप्यूटरों पे भी आप कुछ भी, इनके सर्वरों पे भी कुछ भी उठा के रख सकते हैं। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में फाइल सर्विसेज तो बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन एप्लीकेशन वगैरह सर्विसेज के लिए पेमेंट्स आपको करने होंगे। इस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग में आप इंटरनेट सर्वरों की मदद से कई काम कर सकते हैं। लेकिन क्लाउड के टाइप्स होते हैं, क्लाउड डिप्लॉइंग मॉडल्स या टाइप्स ऑफ क्लाउड। 3 प्रकार के क्लाउड्स पाए जाते हैं। प्राइवेट क्लाउड, इसको वेरी सिक्योर होता है, इस पे इंक्रिप्शन लगा रहता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क होता है, इसमें सर्विस प्रोवाइड्स ओनली लिमिटेड टू प्राइवेट यूजर्स। अगर आप एक प्राइवेट क्लाउड बना रहे हैं तो ये प्राइवेट क्लाउड जो होगा वो, उसमें जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, मान लीजिए आपने अमेजोन को लिया क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, या कोई भी इंडियन कंपनी है जो अपना क्लाउड दे रही है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या एनआईसी जो है इंडिया में, भारत में जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो है एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि जितने भी सरकारी विभाग हैं उनको, उनकी क्लाउड कंप्यूटिंग करता है। तो अगर आप एनआईसी का क्लाउड लेंगे तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा। आप एक प्राइवेट कंपनी है, सरकारी कंपनी, तो बाकायदा हर महीने या हर सालाना उसका पेमेंट एक करेंगे। फिर वो आपको अपने क्लाउड में कितने जीबी की जगह देते हैं और क्या क्या कर सकते हैं आप उसमें, उसी हिसाब से आपको सर्विसेज मिलने लगेगी। क्लाउड की अवेलेबिलिटी 24/7 होती है, क्योंकि वो इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। वो सर्वरों का ग्रुप होता है और उसमें आपका डेटा रख दिया जाता है और आप कहीं से भी 24 घंटे, मोबाइल हो, टैबलेट हो, कहीं से भी उसको एक्सेस कर लेंगे दुनिया के किसी भी कोने से, क्योंकि इंटरनेट सर्वरों की एक्सेसिबिलिटी, उनका जो एरिया है, उनका जो वर्किंग एरिया है, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड रहता है। तो प्राइवेट क्लाउड अगर आप ले लेते हैं उनमें से, तो वो बहुत ही सिक्योर रहेगा। आपने अपनी कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक प्राइवेट क्लाउड बनाया है जिसमें वो अपना डेटा रखते हैं और उसको, मान लीजिए वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उस कंपनी की ब्रांचेस कई जगह पे पूरे शहरों में बिखरी हुई हैं, तो वहां से केवल कर्मचारी ही कर्मचारी का लॉगिन बना करके वो अपना डेटा इधर से उधर शेयर करता है और उसको बाहर का कोई भी सब्सक्राइबर नहीं एक्सेस कर सकता। इस तरह के क्लाउड को प्राइवेट क्लाउड कहते हैं, जिसमें जानकारियां केवल प्राइवेट होती हैं। दूसरा क्लाउड जो कहलाता है वो है कम्युनिटी क्लाउड या पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड जैसे कि अभी जो आपने अमेजोन क्लाउड देखा, अमेजोन AWS, जिसको अमेजोन वेब सर्विस कहते हैं, ये अमेजोन का क्लाउड है। अगर आप इसको फ्री में उधार ले लेते हैं, ये 1 साल तक आपको फ्री मिलेगा, लेकिन ये पब्लिक क्लाउड है, ये सभी के लिए ओपन है। कोई भी इसमें अमेजोन में जिसने अपना अकाउंट बनाया है वो AWS के अंदर जाकर के अपना 1 साल का ये क्लाउड सर्विस उधार ले सकता है। बस इसमें आपके पास ये आपको ₹2 जो है, ₹2 आपके अकाउंट से काटेगा और इसके लिए कम से कम आपके पास एक इंटरनेट क्रेडिट या डेबिट कार्ड होगा, जो कि वीजा कार्ड होगा। अकाउंट बनाते वक्त पेमेंट करने के लिए कहता है, केवल ₹2 आपके अकाउंट से अमेजोन के अकाउंट में जाएंगे और उसको ये अगले दिन जो है वो आपके अकाउंट में वापस भी कर देगा। वो वेरीफाई करता है एकदम सही व्यक्ति क्लाउड बना रहा है कि नहीं। तो इस तरह से आपको 1 साल के लिए अमेजोन की सर्विस क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, साधारण पब्लिक की सुविधा के लिए बनाया गया है। पब्लिक होता है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। तीसरी तरह का क्लाउड जो होता है हाइब्रिड क्लाउड होता है। ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों प्रकार का होता है। तो अमेजोन जो होता है वो प्राइवेट क्लाउड भी देता है और अमेजोन जो है वो पब्लिक क्लाउड भी बना सकता है। लेकिन प्राइवेट क्लाउड बनाने के लिए आपको जो है ज्यादा पैसा जो है खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट क्लाउड को फिर अमेजोन जो है वो उसके ऊपर हाई लेवल सिक्योरिटी लगा के देता है, जिसका वो चार्ज करेगा। अब जिस कंपनी ने अपना जो है इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, वो आपको 1 साल उधार भी दे रही है, फिर आप उससे और भी सर्विस मांग रहे हैं कि कोई और दूसरा ना मेरी कंपनी के कर्मचारी उस क्लाउड के अंदर से जानकारी ले पाए, तो वो जो है फिर आपको पेमेंट वाले मेथड में आपको डाल देगा कि पेमेंट करिए, तब आप जो है हाइब्रिड क्लाउड बनवाइए मुझसे। तो देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग में मोबाइल से कनेक्ट कर लीजिए, एप्लीकेशन रख लीजिए, डाटाबेस रख लीजिए, पब्लिक प्राइवेट अलग अलग सर्वर्स बना करके रख लीजिए। क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत तरह की सुविधाएं आपको मिलती हैं।
क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल्स कौन कौन से हैं? देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको एक्चुअली में निम्नलिखित तरह की सुविधाएं मिलेंगी। एक मिलेगी IaaS IaaS सर्विस, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस कहते हैं। इस सर्विस के जरिए आप हार्डवेयर रिसोर्सेस को क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, अपने सर्विस प्रोवाइडर जो कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस दे रहा है, मान लीजिए आपने अमेजोन का क्लाउड लिया, ये अमेजोन का क्लाउड इतना पॉपुलर है कि तकरीबन जितने भी एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं या वेब प्रोग्रामिंग डेवलपर्स हैं जो कि क्लाउड उधार लेना चाहते हैं, वो सब उनकी नंबर 1 प्रेफरेंस रहती है अमेजोन का क्लाउड यूज करना। क्योंकि अमेजोन का क्लाउड कम से कम 1 साल तक आपको बिना एक भी पैसा लिए केवल 2 रुपए ट्रांजेक्शन करता है वो अकाउंट बनाने के लिए और क्लाउड में आपकी परमिशन देने के लिए। उसके बाद वो 2 रुपए को भी वापस आपके अकाउंट में डाल देता है केवल वेरिफिकेशन के लिए। 24 घंटे के बाद आपको वो पैसा वापस भी मिल जाएगा। तो इतनी सर्विस में आपको क्या क्या दे देगा? आपको एक सर्वर बनाने के लिए दे देगा, अपने ही सर्वर, अपने अपने कंप्यूटरों में एक सर्वर आप बना लीजिए। आप विंडोज का सर्वर बनाना चाहें, लाइनेक्स का सर्वर बनाना चाहें, उसमें कितना मेमोरी रखेंगे, कितना सीपीयू रखेंगे, कितनी हार्ड ड्राइव लगाएंगे, ये भी आप ही तय करेंगे। उसके अंदर सिलेक्शन करने के लिए रहता है। मान लीजिए मैंने अमेजॉन AWS से लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद इसमें लिखा रहेगा IaaS सर्विस चाहते हैं क्या आप, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस चाहते हैं आप, कोई इंटरनेट पे कोई सर्वर बनाना चाहते हैं? तो हमने कहा ओके बनाना चाहते हैं। तो ये फिर कहेगा किस तरह का सर्वर आप बनाएंगे। आप जो है इंटेल का, आप जो है वो IBM का सर्वर बनाएंगे, कौन सा सर्वर बनाएंगे उस सर्वर की कैटेगरी हम बताएंगे। फिर ये कहेगा कि इसमें HP का सर्वर बनाएंगे, IBM का सर्वर बनाएंगे। सर्वर जो है एक्चुअली एक हाई स्पीड कंप्यूटर होता है, तो IBM बनाते हैं, IBM का सर्वर आता है, HP का सर्वर आता है, डेल का सर्वर आता है। तो इनमें से किसी का भी सर्वर आप ले लीजिए। हमने कहा IBM का सर्वर लेंगे, तो IBM के सर्वर में CPU कितना लगाएंगे वो बताएंगे। तो जो सर्वर होता है उसमें Pentium 2, Pentium P2, P3, P4 सर्वर नहीं रहता। सर्वर के अंदर जो CPU होता है उसका नाम Xeon होता है। तो इंटेल Xeon सर्वर आपने ले लिया। उसमें मेमोरी कितनी लगाएंगे आपने मेमोरी बता दी। मेमोरी भी इसमें ज्यादा नहीं मिलेगी क्योंकि आप फ्री सर्विस ले रहे हैं। अगर आप पेड सर्विस के अंदर आ जाएंगे तो कई टेराबाइट तक की मेमोरी आप इसमें लगा सकते हैं अपने सर्वर में। तो आपको मेमोरी दे देगा। मान लीजिए इसने आपसे कहा कि 4 GB की मेमोरी लगा लीजिए आप, तो 4 GB की मेमोरी दे दी। हार्ड ड्राइव पूछेगा, हार्ड ड्राइव कितनी लगाओगे, आपको हार्ड ड्राइव सेलेक्ट करने के लिए आएगा। मान लीजिए आपने 500 GB की हार्ड ड्राइव लगा ली अपने एक सर्वर में। उसके बाद प्रोसेस करेगा और आपको एक कंप्यूटर बना के दे देगा, उसका एक IP एड्रेस भी दे देगा। और अब आप उसको जो है एक्सेस करने के लिए उसके अंदर आपको एक सॉफ्टवेयर वहां से डाउनलोड करना पड़ेगा। रिमोट कनेक्शन बनाएंगे आप फट से और उस सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे और वो रहेगा अमेजोन के पास, लेकिन आप उसको अपने घर बैठे एक्सेस कर लेंगे। ऐसे करके आप अपने सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर अमेजोन से अपना हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर उधार ले सकते हैं। दूसरी सर्विस जो आपको मिलेगी इस क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, वो मिलेगी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। वेब पोर्टल बनाना हो, आपको इंटरनेट गेटवेज बनाने हो, होस्ट डेवलपमेंट टूल इसके अंदर मिलेंगे जिसके जरिए आप इंटरनेट पे किसी भी तरह की कंप्यूटिंग करने के लिए एक एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म तैयार करके रख सकते हैं। API बनानी हो, वेब पोर्टल यानी वेब सर्वर बनाना हो, या गेटवे की तरह इस्तेमाल करना हो, ये तीनों तरह के काम आप इसके अंदर कर सकते हैं। होस्ट डेवलपमेंट टूल्स इसके अंदर रख सकते हैं और इसको एक्सेस कर सकते हैं। तीसरी सर्विस जो क्लाउड में मिलती है उसको SaaS कहते हैं, जिसको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कहा जाता है। इट इज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल विच डिलीवर्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट। आप इस जो सर्वर अभी आपने ऊपर उधार लिया है, मान लीजिए ऊपर आपने एक सर्वर उधार लिया, उस सर्वर में आप कुछ सॉफ्टवेयर रखना चाहते हैं तो वो भी आप सॉफ्टवेयर भी ऐड करा सकते हैं। मान लीजिए आपने सर्वर के अंदर पाइथन रखना चाहते हैं तो पाइथन उसके अंदर डाउनलोड कर लीजिए। आप उसके अंदर C++ रखना चाहते हैं या C++ करना चाहते हैं इंस्टॉल, एप्लीकेशन की सर्विस आपको दे देगा, सॉफ्टवेयर की सर्विसेज उसके अंदर डाल के दे देगा। फाइल उसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं तो फाइल, जैसे गूगल ड्राइव में फाइल अपलोड डाउनलोड करना, ये सब काम भी उसके अंदर कर सकते हैं। तो इस तरह से क्योंकि अमेजोन के कंप्यूटर्स जो हैं वो वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल है, क्योंकि वो क्लाउड यानी इंटरनेट पे मौजूद है, इंटरनेट सर्वर है, तो उनमें ही आपने अपना भी डेटा रख लिया, तो अब उसकी अवेलेबिलिटी हमेशा रहेगी। आपके कंप्यूटर बंद भी हो जाएंगे लेकिन इंटरनेट तो हमेशा चलता रहेगा, अब उसको किसी भी और जगह से आप एक्सेस कर सकते हो। ये मुझे फैसिलिटी मिलेगी।
तो अभी नहीं इसका क्या होती है। क्या एडवांटेज हम उठा सकते हैं? वहाँ देखिए, पढ़ इसका सकते एडवांटेज ये हम उठा सकते हैं कि मान लीजिए आप हमने एक वेबसाइट बनाई, हमने वेब पेजेस बनाए, और हमारे बनाए हुए वेब पेजेस अगर हम क्लासरूम में अपने वेब पेज बनाते हैं लैब के, तो लैब में बने हुए वेब पेजेस तो आपको केवल उसी कंप्यूटर पे दिखाई देते हैं, वो दुनिया के कोने कोने में थोड़े दिखाई देंगे, बताए क्योंकि नहीं थे कि ईमानदारी से उसका काम आपने करते डीएनएस रजिस्ट्रेशन वगैरह भी नहीं कराया है। लेकिन अगर हम इसी में हैं शायद आज हो सकते अमेजोन की मदद लेने लगेंगे, तो अमेजोन जो है उसके कंप्यूटरों में आप इसको स्टोर कर सकते हैं, एक वेब सर्वर बना सकते हैं, उसके अंदर उसको स्टोर करके रख सकते हैं, उसमें डोमेन नेम वगैरह सब बना करके देगा वो। आज क्या है कि है कि छुट्टी सारा रहेगी थी। काम अमेजोन के कंप्यूटरों में जाके स्टोर रहेगा, ये यहाँ ध्यान कोई रखना। संक्रांति नहीं होती है, नया साल जब नहीं तक। हेलो, कौन बोल रहा है ये? आपकी आवाज यहाँ तक सुनाई दे रही है भाई। एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के बहुत सारे फायदे हैं। सो वन कैन एक्सेस एप्लीकेशन एज अ यूटिलिटीज ओवर इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कोई भी व्यक्ति वन कैन एक्सेस एप्लीकेशन एज अ यूटिलिटी और इंटरनेट के ऊपर एक उपयोगी सॉफ्टवेयर की तरह आप अपनी एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपने उसके अंदर अपना कोई प्रोग्राम डाला है, तो उस प्रोग्राम को आप आपने अमेजोन के कंप्यूटरों में रखा या गूगल के कंप्यूटरों में रख दिया, लेकिन आप उसको इतनी दूर से भी एक्सेस कर सकते हैं, यूटिलिटी की तरह एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई वीडियो गेम बनाया, और उस गेम को बनाने के बाद आपने अपने क्लाउड सर्वर पे अपलोड करके रख दिया है, तो आप उसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो एक यूटिलिटी की तरह, यूटिलिटी का मतलब होता है यूटिलिटी टूल्स। यूटिलिटी वो उपयोगी टूल्स हैं जिसको यूजर कभी भी डाउनलोड करके आराम से चला सकता है और उनका इस्तेमाल कर सकता है। जस्ट लाइक यूटिलिटी टूल्स के अंदर आता है आपके एंटीवायरसेस हो गए, आपके डिस्क यूटिलिटी टूल्स हो गए, उसी तरह आपके द्वारा बनाया गया प्रोग्राम भी इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध होगा एज ए यूटिलिटी, जिसको कोई भी दूसरा यूजर कहीं से भी डाउनलोड करके इस्तेमाल कर लेगा। दूसरा है मैनिपुलेट एंड कॉन्फ़िगर एप्लीकेशंस ऑनलाइन एट एनी टाइम। किसी भी समय पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन को ऑनलाइन। मान लीजिए आपने अपने एक वेब सर्वर बनाया इंटरनेट पे, और उसके ऊपर आपने अपनी कोई वेबसाइट रखी है, और उसके प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करना है, तो आप उसको ऑनलाइन जो है फटाक से कनेक्शन बनाइए, आप यूजर नेम घर से बैठ करके अमेजोन के क्लाउड पे, और वहां जाकर के आपने जो भी डेटा रखा होगा उसको एक्सेस करेंगे और चेंज कर लेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। जितनी आप डिमांड करेंगे, आपने अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस ली है, तो उसमें अगर 2 GB की मेमोरी किसी सर्वर में लगाई है, तो आप उसको 4 GB की करना चाहें, तो आप फिर से अमेजोन से डिमांड कर सकते हैं कि मुझे 4 GB की मेमोरी इसमें लगा करके दो। अगर उस वक्त फ्री टीयर सर्विस में, जैसे कि अभी जो अकाउंट हम बना रहे थे अमेजोन पे, वो एक फ्री टीयर अकाउंट था, यानी फ्री में, तो अगर उसमें 4 GB की मेमोरी लगाने की सुविधा होगी, तो वो 4 GB की मेमोरी लगाने की सुविधा में आप 2 GB हटा करके 4 GB के ऊपर टिक कर देंगे, तो आपको 4 GB की मेमोरी जो है आपके सर्वर में लग करके आ जाएगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस को कभी भी डिमांड होने पे, जरूरत होने पे घटाया बढ़ाया जा सकता है किसी भी सर्विस को। क्लाउड कंप्यूटिंग इज हाईली कॉस्ट इफेक्टिव। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो अपनी आपकी इंटरप्राइजेस में लगने वाली जो कॉस्ट होती है हार्डवेयर की और एप्लीकेशंस की, और उनकी अवेलेबिलिटी 24/7 कराने की, इन सारी कॉस्ट को जो है वो एकदम रिड्यूस करके जीरो कर देता है। आप 1 साल तक फ्री में इंटरनेट के सर्वरों पे अपना काम कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है वो अमेजोन का है, जो अपने सब्सक्राइबर्स को वो देता है। बिकॉज इट रिक्वायर्स ओनली इंटरनेट कनेक्शन। केवल एक इंटरनेट कनेक्शन लगा करके आप इंटरनेट के सर्वरों को पूरी तरह से अपने जैसा इस्तेमाल कर लेते हैं। वो इंटरनेट सर्वर जिन तक पहुंच पाना कभी यूजर की बस की बात नहीं थी। आज से 10-15 साल पहले अगर कोई ये कहता, 15-20 साल पहले, कि इंटरनेट के सर्वरों को पे भी आप अपना डेटा जाकर के स्टोर कर सकते हैं, आप गूगल पे भी अपना डेटा जाकर स्टोर कर सकते हैं, तो पहले गूगल ड्राइव नहीं बनी थी। गूगल ड्राइव अभी हाल ही में बन करके, कुछ ही सालों में, हाल ही के सालों में बना करके गूगल ने दी है, ताकि आप भी अपना डेटा जो है गूगल के सर्वरों में रख सकें। अगर मेरे किसी कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल मौजूद रहती है, आप इस बात को ऐसे समझिए कि अब मेरे किसी कंप्यूटर में कोई फाइल मौजूद रहती है और वो ऑफिस में रहता है, अब मैं चाहता हूं उसको घर से भी फायदा उठा लूं उस फाइल का, तो मेरा कंप्यूटर तो शाम के 8 बजे बंद हो जाएगा ऑफिस, तो कंप्यूटर भी बंद हो जाएगा, वो कैसे अवेलेबल होगा? तो हम उसको क्या करते हैं, गूगल ड्राइव पे अपलोड कर लेते हैं। अपनी सारी जानकारियां हमने इंपॉर्टेंट गूगल ड्राइव पे रख ली, तो गूगल का कंप्यूटर तो हमेशा अवेलेबल रहेगा ना।
उसको घर से हम डाउनलोड कर लेंगे। बस हमको क्या चाहिए, अगर अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे एक हाई प्रोफाइल इन्वायरमेंट को इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे ये बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने सर्वर बना के इंटरनेट पे रखे हैं, सेम वही सुविधा मुझे भी मिलने लगती है, और इसके लिए मुझे ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। तो क्लाउड का इतना बड़ा एडवांटेज है कि क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे बनाई जाती है, ये कैसे किया जाता है वो एक अलग विषय है, उसकी तो बकायदा एक अलग से ट्रेनिंग होती है। ये तो सिर्फ हम ये समझ रहे हैं ये काम, इतने काम होते हैं, लेकिन किए कैसे जाते हैं दैट इज डिफरेंट पार्ट। उसका क्लाउड कंप्यूटिंग का बकायदा एक स्पेशलाइज कोर्स होता है जिसमें ये सारी बातें, आप गूगल का क्लाउड लेना चाहे तो गूगल पे ये काम कैसे करेंगे, आप अगर अमेजोन का क्लाउड AWS लेंगे तो AWS का सर्टिफिकेशन होता है, उसको AWS सर्टिफिकेशन कहते हैं। उसमें पूरा अमेजोन आपको बताएगा कि मैं आप इसमें किस किस तरह से काम कर सकते हैं, अमेजोन का डेटाबेस कैसे यूज कर सकते हैं, अमेजोन में डेटाबेस भी बनाई जा सकती है। तो इतनी सारी सुविधाएं कैसे ली जाएंगी, तो उनके सर्टिफिकेशन अलग होते हैं। गूगल भी अपना सर्टिफिकेशन कराता है अपने क्लाउड पे। तो क्लाउड करने से क्या फायदा है, क्यों क्लाउड कंप्यूटिंग आज की तारीख की सबसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है कि अगर आपको क्लाउड बढ़िया करना आता है तो हर बड़ी कंपनियों के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग की जा रही है, क्योंकि कोई भी कंपनी आज तक आजकल ना ही अपना हार्डवेयर लगवाना चाहती है और ना ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एक भी पैसे में खर्च करना चाहती, तो उसको बहुत ही कम पैसे में ये बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि गोडैडी हो गई, ये इंडिया में ये सर्विस प्रोवाइड करी। इसके अलावा अमेजोन ने भी अब अपना इंडिया को इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। इनका फायदा उठा लेंगे बिना पैसा खर्च किए, इससे पैसे भी बचेगा और काम भी बहुत आसान हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, विशेषताएं क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग की? देयर आर 4 की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। कौन कौन सी वो 4 विशेषताएं हैं? ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, पहली विशेषता ये है। 4 प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑन डिमांड, यूजर की डिमांड होने पे रिसोर्सेज ऑफ वेब सर्विस दी जाती है, यूजर कभी भी लॉगिन करके सर्विस को यूज कर सकता है। यानी अभी अगर मान लीजिए मैंने गूगल ड्राइव को इस्तेमाल करना है, मेरे को उसमें कुछ इंफॉर्मेशन डालनी है, तो गूगल ने मुझे अपना लॉगिन नेम और पासवर्ड दिया हुआ है, मैं गूगल जीमेल से लॉगिन करता हूं और फटाक से गूगल ड्राइव को खोल करके अपना डेटा डाउनलोड कर लेता हूं। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, खुद ही आप ये काम करेंगे, आपको लॉगिन दे दिया, पासवर्ड दे दिया। उसी तरह अमेजोन भी अपने जो क्लाउड आपको देगा उसके लिए लॉगिन नेम पासवर्ड बना के देगा, और आप अपने वेब सर्विस को, आप अपने रिसोर्सेज को खुद ही जब कभी भी आपको जरूरत हो फटाक से खोला, यूज किया, बंद कर दिया। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, क्लाउड सर्विस को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। गूगल ड्राइव को, अगर मैं अभी तक, हम अमेजोन का तो नहीं किया हमने, लेकिन गूगल ड्राइव तो हम सब ने गियर कर रखा है, तो आप देखेंगे कि उस गूगल ड्राइव को, जो कि एक क्लाउड फाइल स्टोरेज है, उसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। उसी तरह अमेजन के क्लाउड को भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। रिसोर्स पूलिंग कर सकते हैं, आप अपने रिसोर्सेस को, जैसे गूगल ड्राइव में आपने कोई फाइल बना के रखी है तो उसको हम किसी दूसरे को भी शेयर करा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स पूलिंग करना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू शेयर ए पूल ऑफ रिसोर्सेस। आज आपको जो भी वीडियोस मिलते हैं वो गूगल ड्राइव पे अपलोड करके रखे हुए रहते हैं, जिनको कि हम व्हाट्सएप से या तो आपके पास शेयर कर देते हैं या फिर किसी और तरीके से या ईमेल करके आपको शेयर करवा देते हैं। तो इससे क्या है, ये रिसोर्स पूलिंग कर रहे हैं, हम गूगल ड्राइव का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, अपना वीडियो यहाँ बना रहे हैं, और वीडियो बनाने के बाद उसको जो है गूगल ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक आपको भेज देते हैं, जिससे कोई भी यूजर जो है उसको शेयर करके यूज कर सकता है। हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं, डेटाबेस शेयर कर सकते हैं। हाँ, गूगल में ये सुविधा नहीं, लेकिन अमेजोन में ये सुविधा है। रैपिड इलास्टिसिटी होती है, किसी भी समय में दिए गए रिसोर्सेज को कम या ज्यादा किया जा सकता है, जब चाहे तब हम वीडियो की संख्या कम कर देते हैं। यूट्यूब भी ऐसा करता है, यूट्यूब पे जो भी वीडियो डालेंगे, यूट्यूब भी एक तरह की क्लाउड कंप्यूटिंग करता है, बस वीडियो स्ट्रीमिंग है। तो वीडियो, अभी वो वीडियो वाला डेटा दे रहा है, तो वीडियो वाला डेटा यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाता है। इसके अलावा आप और अगर पैसा पेमेंट करने लगेंगे तो यूट्यूब और भी आपको बहुत अच्छी अच्छी सुविधा देगा, जिसमें आप उसमें वीडियो बनाना और वीडियो को इनक्रिप्ट करना, ये सब काम भी किया जा सकता है उसमें। तो ये सारी आज की तारीख में क्लाउड कंप्यूटिंग कर रही है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें जो है काफी पैसा है, इन कंपनियों को बहुत फायदा है, क्योंकि इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी लगा रखा है। तो रैपिड इलास्टिसिटी का मतलब, जिस तरह इलास्टिक होता है, रबड़ बैंड इलास्टिसिटी का गुण रखता है, जब चाहे तब उसको आप खींच लेते हैं,
और जब जरूरत पड़ने पे कम कर देते हैं। तो उसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग में किसी भी रिसोर्सेस को कभी भी अप यानी कभी भी रिसोर्स बढ़ा सकते हैं और कभी भी रिसोर्स को कम किया जा सकता है एट एनी टाइम। ये हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेज। क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत ही ग्रेट करियर है आने वाले समय में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अलग से सर्टिफिकेशन होते हैं जिसमें स्पेशलाइजेशन करके क्लाउड कंप्यूटिंग स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं। और कई बड़ी कंपनियां जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के स्पेशलिस्ट को जो है वो अच्छी खासी सैलरी देती हैं इंडिया में भी इस वक्त क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत जोर मार रही है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स की बहुत डिमांड है। क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्टिफिकेशन अलग होता है, उसकी ट्रेनिंग भी पूरी अलग होती है। नेक्स्ट इज वर्चुअल रियलिटी, VR। वर्चुअल रियलिटी का मतलब होता है एक ऐसी दुनिया जिसमें एक ऐसा कृत्रिम वातावरण जिसमें सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से इस तरह का वातावरण तैयार किया जाता है, कृत्रिम आभासी वर्चुअल रियलिटी वातावरण देखने को मिलता है कि देखने वाला यूजर उसको सही समझ लेता है। इसका इस्तेमाल फिल्मों में और वीडियो गेम्स में बहुत किया जाता है। कोई ऐसा कृत्रिम एनवायरनमेंट, डायनासोर्स तैयार कर दिए, पुराने साम्राज्य तैयार कर दिए, कई फिल्मों में इस तरह से वर्चुअल रियलिटी इसको इस्तेमाल करके फिल्में बनाई जाती हैं। ऐसा खास सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें वर्चुअल रियलिटी के अंदर केवल 2 सेंस, इंसान की 5 सेंसेस में से केवल 2 सेंसेस जिसको साइट एंड साउंड कहते हैं यानी नजर और आवाज, केवल इन्हीं 2 सेंसेस को इस्तेमाल करके, इंद्रियों को इस्तेमाल करके जिससे इंसान कोई चीज देखता, समझता और जो है महसूस करता है, साइट एंड साउंड, इन्हीं दोनों को इस्तेमाल करके सारी चीजें जो है महसूस की जाती है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इस व्यक्ति को जो है इसने ये पहन रखा है आंखों पे, तो इसको आवाज सुनाई देगी, स्पीकर्स लगे होंगे और एज वेल एज ये देख रहा है तो जो चीज इसको दिखाई दे रहा है वही चीज ये चारों तरफ अपने महसूस करने लगेगा। तो फिल्में और वीडियो गेम्स जो होती हैं, पबजी और फ्री फायर वगैरह, इस तरह की में वर्चुअल रियलिटी से ही कृत्रिम वातावरण तैयार किया जाता है जिसको लोग असली समझने लगते हैं। वो दिमाग पे बहुत लंबे समय तक असर करता है। वर्चुअल रियलिटी का वीडियो गेम्स में बहुत इस्तेमाल होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा नाम हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर जो है वो है जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी का कहना यह था कि इंसान जैसे बुद्धिमान प्राणी ने कंप्यूटर बनाया और कंप्यूटर के काम करने की क्षमता एकदम इंसानों जैसी होती है, तो क्यों ना इन मशीनों को भी इंसान के जैसी बुद्धिमानी दे दी जाए ताकि ये इंसान के बराबर खड़ी हो जाए और इंसान के वो सारे काम करने लगे और यहां तक कि इंसानों से इनको रिप्लेस कर दिया जाए। तो तब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर विज्ञान के अंदर एक नई ब्रांच माना गया है और इसका जो क्रेडिट है वो जॉन मैकार्थी को जाता है। जॉन मैकार्थी ने ऐसे इंटेलिजेंट मशीनों को बनाने के लिए जोर दिया जो एकदम इंसान की हूबहू इंसान के जैसे कामों को करेंगी और उनका इस्तेमाल ऐसी जगहों पे किया जाएगा जहां पे इंसान नहीं जा सकते हैं या इंसान तेजी से उन कामों को ना कर सके, या फिर कुछ ऐसी जगह जहां पे जाना जो है इंसानों के बस की बात ना हो, ऐसी जगहों पे इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीनों को भेजा जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल लड़ाई में, युद्ध के मैदान में, जहां पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट जो है वो लड़ाई करेंगे। इसके अलावा कुछ ग्रहों पे या स्पेस रिसर्च में काम आएंगे, लड़ने के लिए काम आएंगे, स्पेस रिसर्च में काम आएंगे और उनको रोबोट्स, इंसानी रोबोट्स बना करके भेजा जाएगा। तो उनके अंदर डाली जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर विज्ञान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी शाखा है विच मेक्स कंप्यूटर एंड अदर मशीन्स एंड इंटेलिजेंट एज ह्यूमन बीइंग्स, जिसका मुख्य काम यही है कि कंप्यूटर और उसके जैसी चलने वाली मशीनों को इंसान के जैसा तेज तर्रार और बुद्धिमान बनाया जाए। AI is research and study of intelligent agents। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है
इसमें स्टडी की जाती है इंटेलिजेंट एजेंट्स की, यानी इंटेलिजेंट मशीनों की जो इंसान की तरह व्यवहार करें। जॉन मैकार्थी इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इनका कहना यह है मशीनों में इंसानी बुद्धिमत्ता डालने की प्रक्रिया कहलाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताकि वो इंसानों जैसा ही बुद्धिमान और निर्णय लेने की क्षमता रख सके। ये बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम यूजर के कार्यों को सुगमता से कर सकता है। गोल ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य मकसद क्या है? टू क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम्स, ऐसे सिस्टम्स को तैयार करना जिनके अंदर खुद से ही सीखने की, लर्न करने की, कोई एक्शन को डिमॉन्स्ट्रेट करने की और किसी बात को समझाने की क्षमता आ जाए। जैसे इंसान किसी चीज को देखता है, सीखता है और दूसरों को समझा सकता है, ठीक वैसे ही ये मशीनें भी करने लगे। इस तरह के एक्सपर्ट सिस्टम्स बनाने के लिए एआई यूज किया जाए। टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन, दूसरा मुख्य मकसद एआई का यानी जॉन मैकार्थी का ये था कि ये मशीनें जो हैं उनके अंदर इंसानी दिमाग डाला जाए, इंसानी सोच, ताकि वो अपने आप से जो है सिस्टम खुद से समझने लगे, सीखने लगे और इंसानों के जैसा व्यवहार करने लगे, लाइक ए रोबोट। तो हमें इन मशीनों की जरूरत क्यों है? देखिए, इन मशीनों की जरूरत के बगैर, इन मशीनों के बगैर अब जो है कोई भी देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमको चाहिए लड़ाई करने के लिए ऐसे आधुनिक हथियार जहां पे बिना ह्यूमन कैजुअलिटी हुए वो अपना काम करके लौट आए, जैसे कि ड्रोन। जो ये प्रीडेटर ड्रोन्स होते हैं जो कि लड़ाई के मैदान में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं मिसाइल्स वगैरह लेके, और बिना वो ड्रोन्स जो होते हैं वो ऐसे जहाज होते हैं, ऐसे स्टील्थ मोड में चलने वाले जहाज जिनको इंसान नहीं चलाते, वो उनके अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो ये चलाता है और उन मशीनों को इतना इंटेलिजेंट बना देता है कि वो अपना टारगेट देखते हैं, लॉक करते हैं और उसके बाद उसको फायर करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इनको प्रीडेटर ड्रोन्स कहा जाता है। ये प्रीडेटर ड्रोन्स जो है कुछ ही कंट्रीज के पास है। अब मान लीजिए कि आपके आस पड़ोस के कंट्रीज के पास इस तरह के ड्रोन है, तो वो आपके ऊपर, आपकी आर्मी के ऊपर इस तरह का हमला करा सकता है। यहाँ तक कि ये जो प्रीडेटर ड्रोन्स हैं वो इतने खतरनाक होते हैं, इनके ऊपर कोई एटॉमिक मिसाइल भी लगा करके छोड़ी जा सकती है और बिना अपनी कैजुअलिटी, यानी आपका दुश्मन अपनी सेना का एक भी जवान को घायल किए बगैर, बिना एक जवान भेजे आपको जो है पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, किसी को मार देगा, आपके सैनिकों को हताहत हो जाएंगे। अगर उसने मान लीजिए 1000 प्रीडेटर ड्रोन तैयार कर लिए तो समझिए आपकी सेना की वाट लगा देगा वो अकेले प्रीडेटर ड्रोन। तो इसलिए इस वक्त की काउंटर जो है, अगर अटैक करना है तो हमको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जो हथियार बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जबरदस्त काम कर रही हैं इस वक्त, और एक के बाद एक जो है हथियार बना रही हैं और ऐसे इंटेलिजेंट हथियार बना रही हैं। चाइना के पास जो है वो पूरी तरह से एक ऐसी रोबोटिक सेना है जो पूरी तरह से जो है अपने सैनिकों की जगह ले लेगी और वो पूरी तरह से एकदम रेडी टू वॉर। उनके पास टैंक है, उनके पास जहाज है ऐसे जो कि मशीनें उड़ाती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो कंप्यूटर विज्ञान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। अगर आप अगर कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं तो आप इसके ऊपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, नाइलेट ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बड़े बड़े रोबोट, मशीन और हथियार डिजाइन किए जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किन जगहों पे हो रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो है केवल हथियार बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे आसपास के बहुत सारी चीजों में एआई नाम की टेक्नोलॉजी है ही। जैसे आप जो गूगल असिस्टेंट यूज करते हैं मोबाइल स्मार्टफोन में, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करता है। इसमें स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम लगे रहते हैं, इसमें हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन करने की सुविधा रहती है, इसको हेल्थ केयर में यूज किया जा सकता है, इसको गेमिंग में यूज किया जाता है, इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूज किया जा सकता है और इसके जरिए इंटेलिजेंट रोबोट्स बनाए जा सकते हैं। देखिए हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन कैसे किया जाता है। आपको चैप्टर 1 में, जब आपने चैप्टर 1 इनपुट डिवाइस पढ़ा था, तो उस वक्त आपने एक खास तरह का इनपुट डिवाइस पढ़ा था जिसका नाम था OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है उसके अंदर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की तकनीक का इस्तेमाल है। हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन किसको कहते हैं? आपने हाथ से किसी पेज पे लिखा
अपनी हैंड राइटिंग में, अब हमको उसको कंप्यूटर में टाइप करना है, तो हम एक खास तरह का स्कैनर यूज करेंगे। उस स्कैनर के अंदर जो प्रोग्रामिंग करी गई है वो प्रोग्रामिंग जो है वो एआई के अंदर गई है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन करने का जो सॉफ्टवेयर होता है, इट रीड्स द टेक्स्ट रिटन ऑन पेपर। सबसे पहले स्कैनर उस टेक्स्ट को स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद आपके उस हार्डवेयर के अंदर रखा हुआ मुख्य प्रोग्राम जो कि एआई से डिजाइन है, वो उनके एक एक अक्षरों को जो पेपर पे स्कैन करके, पेपर से स्कैन करके उसने स्कैन कर लिया, उसको एक एक करके पढ़ेगा और उसके बाद उसको पहचानेगा। पहचानने के बाद उसको एडिटेबल टेक्स्ट यानी कंप्यूटर के टेक्स्ट में बदल करके आपके कंप्यूटर में सीधे सेव कर देगा। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि बोल करके भी कंप्यूटर में मैसेज टाइप किया जा सकता है, उसको स्पीच रिकॉग्निशन कहते हैं। आवाज को रिकॉग्नाइज करके उसको टेक्स्ट में बदल देगा। It is intelligent system capable of hearing and knowing the human language in terms of sentences and their meanings while person talks to it. तो स्पीच रिकॉग्निशन वाला सिस्टम आपका गूगल असिस्टेंट है। आप अपने मोबाइल स्मार्टफोन पे जो कुछ भी बोलते हो वो पहले स्पीकर रिसीव करता है, उसके बाद आपके स्मार्टफोनों में गूगल असिस्टेंट एक तरह का स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की तरकीब का तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। वो एक एक शब्दों को अपनी डिक्शनरी से मैच कराता है और उसके बाद फटाक से उनको टाइप करके लिख देता है। तो हम बस बोलते हैं और फटाक से वो टाइप हो जाता है। गूगल असिस्टेंट फाइन एग्जांपल ऑफ एआई। हेल्थ केयर में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी हॉस्पिटल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीनों को यूज किया जा सकता है। जैसे वर्चुअल नर्सेज बनाई जा सकती हैं, यानी रोबोट वाली नर्सें। रोबोट नर्स वो क्या होता है, जैसे कि रोबोट नर्स एक ऐसी नर्स होती है जिसको आईआईटी के स्टूडेंट्स ने तैयार किया है और उन नर्सेस को जो हाईली कंटेजियस डिजीज किसी हॉस्पिटल में, मान लीजिए कोविड के पेशेंट है, पूरा वार्ड कोविड का है, तो वहां पे किसी भी डॉक्टर को भेजना जो है नुकसानदेह हो सकता है, कि वो डॉक्टर बहुत कीमती होता है। अगर वो कोविड पॉजिटिव हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और एक एक डॉक्टर्स की वैसे भी कमी है देश में, तो अगर एक एक डॉक्टर की जान बचानी है या हमारे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के लोगों को बचाना है जो सर्विसेज दे रहे हैं, नर्सेस वगैरह, तो उसकी जगह हम वर्चुअल नर्स यानी रोबोट नर्स तैयार करेंगे। वो रोबोट नर्स जो है वो दवा लेकर के जाएगी और पेशेंट के पास तक पहुंचा देगी। पेशेंट उससे रिसीव करेगा अपनी दवा और उसको जो है इनटेक कर लेगा। क्यों ना वर्चुअल नर्सेस तैयार की जाए, क्यों ना वर्चुअल रोबोट्स तैयार किए जाए। साथ ही साथ मेडिकल के रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए रोबोट्स तैयार किए जा सकते हैं। ट्रीटमेंट करने के लिए वैसे तो रोबोट से सर्जरी होती है आज की तारीख में, रोबोटिक सर्जरी भी आ गई है। तो ये सब क्या है, ये हेल्थ केयर सिस्टम में यानी हमारे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें रोबोट्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट्स को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स की लाइफ बचाई जा सके। गेमिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि चेस में, पोकर में, टिक टैक टू जैसे इस तरह के गेम्स होते हैं। एक चाल आप चलते हैं तो एक चाल जो है चेस खेलते हैं तो एक चाल कंप्यूटर चलता है। तो ये क्या है, कंप्यूटर को कैसे पता लगा, कंप्यूटर कैसे जानता है चेस खेलना? उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाला गया है, वो समझता है कि ये गेमिंग कैसे करी जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंस्पेक्शन करना, कोई भी सामान बन रहा है उसकी बारीकी से जांच पड़ताल करना, सुपरविजन करना, कोई भी चीज खराब है उसको मॉडिफाई करना, उसके अंदर सुधार करना और कम्युनिकेशन करना ऑटोमेटिकली, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जहां फैक्ट्री को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कोई सामान बन रहा है उसका बारीकी से जांच पड़ताल करके कि सामान ठीक बन रहा है कि नहीं। मान लीजिए कोई मेगा फैक्ट्री है, चिप्स, आलू के चिप्स बनाने की फैक्ट्री है, तो आलू खराब है, कौन से आलू एक्सेप्ट करने कौन से नहीं, ये रोबोट, ये मशीनें तय करेंगी। खराब आलूओं को बाहर कर देंगे, सही सही आलू जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। चिप्स जो बन रहे हैं प्रॉपर बन रहे हैं कि नहीं। तो इंसान इतनी बारीकी से, एक चिप्स थोड़ी ना बनता, वहां पे करोड़ों चिप्स एक ही बार में फटाफट कटते हैं, तो कटिंग में सही कटिंग हो रही कि नहीं। यहाँ पे आप जो है एआई इनेबल्ड रोबोट्स और मशीनों को लगा सकते हैं, तो काम बहुत बढ़िया होगा और जल्दी जल्दी हमको ज्यादा प्रोडक्शन होगा। इंटेलिजेंट रोबोट्स तैयार कर सकते हैं जो कि जिनके अंदर सेंसर लगे हैं दैट कुड रीड डेटा फ्रॉम रियल वर्ल्ड सच एज लाइट, हीट, टेम्परेचर वगैरह, वहां से रियल डेटा निकाल करके लेके आएंगे। जैसे इंटेलिजेंट रोबोट्स को भेजा जाता है नासा, स्पेस रिसर्च सेंटर्स और बाकी जो है दूसरे ग्रहों पे, मार्स पे, मंगल ग्रह पे। तो मंगल ग्रह पे भी इंसान ने रोबोट भेजा है नासा ने, जो वहां से डेटा लगातार कलेक्ट करता रहता है।
लाइट, हीट और टेम्परेचर वहां का रीड करता है, फोटोज वगैरह खींचता रहता है। यहाँ हम इंसानों को नहीं भेज सकते, तो यहाँ पे ऐसी एआई इनेबल्ड, आर्टिफिशियल इनेबल्ड मशीनों को भेजा जाएगा जो कि इंसान के बदले काम करेंगे। क्योंकि जॉन मैकार्थी का कहना यही था, इसीलिए उसको फादर ऑफ एआई कहते हैं, कि मशीनों को इंसानों के जैसा इंटेलिजेंट बना देने से ये फायदा होगा, जिन जगहों पे मशीन इंसान नहीं पहुंच पाएगा उन जगहों पे इन मशीनों को भेजा जाएगा, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, इंसान को जैसे निर्णय लेगी, तो वहां जाकर के वो काम करके आ जाएंगे और इससे ह्यूमन लाइफ को सेव किया जा सकता है। सोशल मीडिया एंड मोबाइल का नेट। देखिए सोशल मीडिया वाला चैप्टर तो आपने पहले पढ़ा, ये हो गया हमारी 3-4 प्रमुख टेक्नोलॉजी। एक क्लाउड कंप्यूटिंग हुई आज, आर्टिफिशियल वर्चुअल रियलिटी करी आपने, एआई करा आपने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सोशल मीडिया एंड मोबाइल क्या होता है? देखिए सोशल मीडिया वाला चैप्टर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं सोशल मीडिया के? ट्विटर होता है, व्हाट्सएप होता है, और ये कब कब है इसको, ये पीछे वाले चैप्टर में भी था। ट्विटर में, ट्विटर की बर्ड का नाम लैरी टी बर्ड है, ये बास्केटबॉल लेजेंड लैरी टी बर्ड के नाम पे रखा गया। हैशटैग जो है इसमें यूज किया जाता है, और यूजर का रेफरेंस, कि जिसने ये ट्विटर अकाउंट का, ये जो यूजर है जो ट्विटर अकाउंट हैंडल कर रहा है, उसके हैंडलर को @ सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हाट्सएप क्या होता है? क्रॉस प्लेटफॉर्म इंस्टेंट मैसेजिंग। फेसबुक इज द ओनर ऑफ व्हाट्सएप। फरवरी 2014 से फेसबुक जो है वो इसका ओनर हो गया व्हाट्सएप का। तो ये तो पुराने वाले कंटेंट ही हैं जो कि इसमें दोबारा से दिए। आज वाला कंटेंट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये ब्लॉकचेन क्या होता है? सबसे पहले तो आप एक कॉइन के बारे में जानिए, एक ऐसी करेंसी जिसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, उसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन बहुत ही पॉपुलर इंटरनेट करेंसी है, और ये एक वर्चुअल करेंसी होती है। वर्चुअल करेंसी यानी एक ऐसी करेंसी भी है जो कि फिजिकली कहीं दिखाई नहीं देती, बस इंटरनेट पे दिखाई देती, बिटकॉइन। तो बिटकॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी होती है, और इस क्रिप्टो करेंसी के जरिए जो है इंटरनेट पे लेन देन किया जाता है। बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, जो विकासशील देश हैं, चाइना हो गया, जापान हो गए, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, यूएस वगैरह, वहां पे बिटकॉइन जो है वो अलाउड है। ये क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है, और एक बिटकॉइन की कीमत 35-36 लाख के आसपास होती है। यानी एक एक कॉइन इसका जो है बहुत महंगा होता है, और इसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ट्रांजैक्शन, अगर कोई व्यापारी ये चाहता है या कोई व्यक्ति ये चाहता है कि वो उसके ट्रांजैक्शन को कोई पकड़ ना पाए, सर जैसे कोई भी आप बैंक से पैसे का लेन देन करने लगते हैं, तो ज्यादा लेन देन करने लगेंगे तो गवर्नमेंट को पता लग जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आप लेन देन भी करें और किसी की पकड़ में ना आए, तो उसके लिए आपको लेन देन जो है वो बिटकॉइन से करना पड़ेगा। बिटकॉइन, और बिटकॉइन का लेन देन जो होता है वो एक खास तरह के ट्रांजैक्शन लेजर के अंदर होता है, जिसको कहते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा लेजर होता है, डिजिटल लेजर, जिसको कि बिटकॉइन करेंसी में लेन देन, व्यापारिक लेन देन या पैसे का किसी को ट्रांसफर करना हो, किसी को देना हो, इलीगल। एक्चुअली में बिटकॉइन को इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन नहीं दे रही है, क्योंकि अगर इसको परमिशन दे दी जाएगी तो इलीगल जो फंड ट्रांसफर है वो उसके अंदर तेजी से बहुत वृद्धि होगी, यानी काला धन बिटकॉइन के जरिए सुरक्षित रखा जा सकता है। तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ब्लॉकचेन इज अ डिजिटल लेजर, एक खास तरह का लेजर होता है जिसको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट हैज ब्लॉक्स, इसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ब्लॉक्स माने टुकड़े, दैट आर लिंक्ड एंड सिक्योर यूजिंग क्रिप्टोग्राफी। उसको, उन छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या रहता है? पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, किए गए व्यापारिक लेन देन की जानकारी उन टुकड़ों के अंदर रख दी जाती है, उन छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर, और उसके बाद इसको क्रिप्टोग्राफी से सुरक्षित कर दिया जाता है। क्रिप्टोग्राफी जो है वो सबसे हाईएस्ट लेवल की इंटरनेट सिक्योरिटी जो है वो डाली जाती है, और क्रिप्टोग्राफी को तोड़ पाना लगभग असंभव है। उसके अंदर से जानकारी, नामुमकिन है कि उसके अंदर से कोई जानकारी जो है, कोई हार्डली ऐसा कोई हैकर्स होगा या कोई ऐसा इंफॉर्मेशन क्रैकर होगा जो उसके अंदर से जानकारी निकाल लेगा। तो उसके अंदर क्रिप्टोग्राफी के जरिए जानकारी सिक्योर कर ली जाती है। तो इस लेजर के अंदर अगर एक बार जानकारी चली गई
तो वो जानकारी जो है एक कंप्यूटरों में नहीं बल्कि हजारों कंप्यूटरों में, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर्स होंगे, उनके अंदर वो जानकारी जो है वो बिखर जाती है, जानकारी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ब्लॉकचेन एक ऐसा लेजर है जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और जिस किसी भी व्यापारिक लेन देन की अगर एक बार उसके अंदर जानकारी भर दी गई तो उसको केवल वही व्यक्ति ही निकाल सकता है, कोई भी दूसरा व्यक्ति उसकी इजाजत के बगैर उस जानकारी को पा नहीं सकता। ब्लॉकचेन इतनी सिक्योर जो है वो डिजिटल करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से वो लेजर इतना सुरक्षित होता है। तो ब्लॉकचेन को सबसे पहले जापान में सातोशी नाकामोटो ने डेवलप किया था टू सर्व पब्लिक ट्रांजैक्शन लेजर ऑफ बिटकॉइन। जापान में बिटकॉइन इस्तेमाल की जाती है, चीन में भी बिटकॉइन यूज की जाती है, और कई बड़ी कंट्रीज में बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो बिटकॉइन के जरिए जो है वो बहुत लार्ज मात्रा में कैश को एक जगह से दूसरी जगह इलीगल ट्रांजैक्शन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सरकार इस्तेमाल करती है, कई बड़े बड़े व्यापारी जो है, और स्विस बैंक में भी बिटकॉइन करेंसी इस्तेमाल। तो पैसे का लेन देन हो गया और सरकार को पता भी नहीं लगेगा पैसा कहाँ गया, किसने दिया और किसके खाते में गया। इस वजह से ये पब्लिक ट्रांजैक्शन अगर इंडिया में होने लगेगा तो यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े ये जो उद्योगपति हैं ये अपना पैसा बिटकॉइन से ट्रांसफर करवा करके वो विदेश के खातों में बैंक में रखने लगेंगे। इसलिए गवर्नमेंट अभी इस तरह की क्रिप्टो करेंसी को जो है अलाउ नहीं कर रही इंडिया में। वर्किंग ऑफ ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, ये एक डेटाबेस होती है जो कि शेयर्ड होती है पूरे नेटवर्क में। यहाँ पे आप देखिए ये बिटकॉइन, ये जितने भी बीबी दिख रहे हैं ये सब बिटकॉइन के नेटवर्क हैं। तो बिटकॉइन एक ऐसी डेटाबेस है जिसकी जानकारी इंटरनेट सर्वरों में अलग अलग कंप्यूटरों में रहती है। कोई भी जानकारी एक कंप्यूटर में नहीं रहती बल्कि कई कंप्यूटरों में बिखर जाती है, जिससे उन कंप्यूटरों को हैक करना भी बहुत मुश्किल होता है। आप एक जगह से चोरी कर सकते हैं, एक साथ 1000 कंप्यूटरों को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ब्लॉकचेन एक ऐसी डेटाबेस है दैट इज शेयर्ड, जो कि शेयर्ड रहती है पूरे नेटवर्क में, यानी एक कंप्यूटर में नहीं रहती, पूरे नेटवर्क के कंप्यूटरों में। अगर 100 कंप्यूटरों का नेटवर्क है तो वो पूरी लेजर 100 कंप्यूटरों में बिखर जाएगी। और कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर्स नेटवर्क और कॉल्ड नोड, और उन कंप्यूटरों को नोड कहते हैं। तो मान लीजिए बिटकॉइन का नेटवर्क लगा हुआ है तो ब्लॉकचेन का, तो ब्लॉकचेन नेटवर्क में 1000 कंप्यूटर रखे हैं, सर्विस प्रोवाइडर ब्लॉकचेन का 1000 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाए हुए, तो उसमें जो भी आपका लेजर होगा, आप अपने पैसे का लेन देन करेंगे तो वो 1000 कंप्यूटरों में बिखर जाएगा, छोटा छोटा टुकड़ा करके। उसको चुरा पाना बहुत मुश्किल होगा। रिकॉर्ड्स आर बंडल टुगेदर, सारे रिकॉर्डों को एक बंडल बना करके रख दिया जाता है ब्लॉक्स में, एंड एडेड टू द चेन। उसके बाद उसको एक तरह की चेन बनाई जाती है, उस चेन के अंदर रख दिया जाता है। द बेसिक पार्ट्स आर, इसमें जो बेसिक हिस्से होते हैं वो रिकॉर्ड होता है, ब्लॉक होता है और चेन होता है। अब इनसे जानकारी चुराना जो है वो बहुत नामुमकिन होता है। तो आप जो भी पैसा जो है इसके अंदर डालेंगे या लगाएंगे, लेन देन करेंगे, व्यापारिक लेन देन, वो अगर ब्लॉकचेन के नेटवर्क से करेंगे तो गवर्नमेंट या कोई भी ये नहीं पकड़ पाएगा आपने पैसा किसको लिया और किसको दिया। सारा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन रहेगा, इसकी ना कोई पासबुक बनेगी जिसमें बैंक की तरह, और आपको एक खाता, आपको एक पासवर्ड दे दिया जाएगा, उस पासवर्ड से केवल आप ही लॉगिन कर लेंगे और अपने स्टेटमेंट्स के बारे में जानकारी कर लेंगे। लेकिन पैसा जो लगेगा वो बिटकॉइन में होगा, और एक बिटकॉइन जो है इस वक्त 36 लाख रुपए का एक कॉइन आता है इसमें। तो जिनके पास बहुत पैसा है वही लोग बिटकॉइन करेंसी को इस्तेमाल करते हैं। बिटकॉइन के ट्रेमेंडस एडवांटेजेस हैं, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेव करके रखे जा सकते हैं इसमें। गवर्नमेंट इलेक्शन के रिजल्ट सुरक्षित रख सकती है, फाइलों को स्टोर करके रख दिया जा सकता है, ताकि जैसे मूवी की फाइलें हैं, मूवी लीक हो जाती हैं, मूवी बनती है तो मूवी को सर्वर में रखा जाता है, तो अटैकर वो एक सर्वर में, मान लीजिए कोई मूवी का सर्वर है, जब डिजिटल होता है, आप आजकल तो जितने भी फिल्में वगैरह बनती हैं उन फिल्मों को ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए उनको सर्वरों पे रखा जाता है, तो हैकर उन सर्वरों के ऊपर अटैक करके उससे जो है इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। लेकिन अगर वही चीज ब्लॉकचेन के जरिए सुरक्षित की जा रही होती तो ब्लॉकचेन से उसके ऊपर अटैक नहीं किया जा सकता है। तो ब्लॉकचेन तकनीक से इन फाइलों को सुरक्षित रखा जा सकता है। और सप्लाई चेन में कंपनी अपने फीडबैक को अपने कंज्यूमर के, जो सप्लाई चेन वाली कंपनी होती है जो ऑर्डर लेती हैं और सप्लाई करती हैं, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनके जो यूजर के फीडबैक होते हैं, ये फीडबैक भी हैकर्स जो है एक्सेस करके बदल देते हैं, तो ये भी नहीं बदल पाएंगे। तो कंपनी अपने फीडबैक को सुरक्षित, कस्टमर फीडबैक को रिव्यू भी कहते हैं। तो ये जो आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं अमेजन में, उसमें जो रिव्यूज आते हैं
हैकर्स, इसको भी कंपनी अपने हैकर्स तैयार करती है इसके लिए। और कंपनी क्या करती है, जो प्रोडक्ट नहीं भी बिकने वाले होते हैं, जिनकी सेल डाउन हो रही होती है, ये अपनी वेबसाइट हैक करवाते हैं और अपने जो ये रिव्यूज जाके स्टोर होते हैं उनसे हैक करके रिव्यूज भी बदल देते हैं। तो जो रिव्यूज जो है ओरिजिनल में 3 रिव्यू दिया होगा किसी को, तो वो 5-5 दिखने लगता है, तो लोग उसको धड़ाधड़ खरीदने लगते हैं, जबकि वो सामान होता है गड़बड़। तो इस तरह करके ये कंपनियां ऐसी चालाकी करती हैं, इन्होंने अपनी एक टीम ऑफ हैकर्स भी रख रखी होती है और वो रिव्यूज जो है वो अच्छे अच्छे रिव्यू देने लगती है। तो इस तरह करके जो ये रिव्यूज हैं उनको हैक करके फीडबैक कोई ना बदल दे, ब्लॉकचेन से इसको सुरक्षित कर दीजिए। ब्लॉकचेन को एक्सेस करना नामुमकिन होता, अभी तक किसी ने भी ब्लॉकचेन को एक्सेस नहीं किया है, चाहे कोई अभी भी कोई भी ऐसा हैकर नहीं जिसने ब्लॉकचेन को तोड़ा हो। तो बहुत ही सुरक्षित मानी जाती है। जापान, चाइना और बाकी कंट्रीज में ब्लॉकचेन जो है वो बहुत ही फेमस हो रहा है। ब्लॉकचेन का भी नाइलिट ने भी ब्लॉकचेन का ट्रेनिंग शुरू कर दिया है, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट की कोड लाइंस इसके अंदर सुरक्षित रखी जा सकती हैं और केवल कॉन्ट्रैक्ट जो सही सही बन रहा है केवल वही कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नेंस, फाइल स्टोरेज, सप्लाई चेन ऑडिटिंग करना, ये हो गया आज का हमारा लेसन। तो आज के टॉपिक में हमने जो है क्लाउड से लेकर के वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया तो पहले ही कर लिया था, और ब्लॉकचेन का इंट्रोडक्शन। आपको बस ब्लॉकचेन बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल इतना ही इसके अंदर जो है लिखना है। ब्लॉकचेन की एप्लीकेशंस वगैरह नहीं है, केवल शॉर्ट नोट में ये पूछ सकता है कि ब्लॉकचेन क्या होता है, क्योंकि ब्लॉकचेन इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कि बैंक्स जो हैं वो अप्लाई करने वाले हैं। अगर जो है इंडियन गवर्नमेंट संसद में इसकी परमिशन मिल जाएगी तो सारे बैंक्स भी ब्लॉकचेन नहीं अपने कंज्यूमर्स के रिकॉर्ड्स रखने लगेंगे, लेकिन इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके रखेंगे ऐसे करके। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपका जो है अटेंडेंस में ले लेता हूं, उसके बाद आप सेशन छोड़ेंगे। मैं इसको